स्टूडेंट, आज से मैं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम का विज्ञान विज्ञान का पहला अध्याय है। पहला विज्ञान है, विज्ञान भाग 1। उसका पहला अध्याय है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अध्याय शुरू करने से पहले इसमें बेसिक चीजें, अध्याय का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझिए। गुरुत्वाकर्षण का मतलब, अभी देखिए, गुरुत्वा में अगर आप गुरुत्वा को अलग कर दो, और सिर्फ कर्षण को पढ़ो, यहाँ पे क्या हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण को मतलब कि जैसे कि आकर्षण, आपने शब्द सुना ही होगा। आकर्षण का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु जो होती है किसी की तरफ आकर्षित होती है, बराबर, तो उसे क्या बोलते हैं, आकर्षण। अब गुरुत्वा का मतलब क्या है वो समझो। गुरुत्वा मतलब जैसे कोई जमीन की तरफ, जैसे आपने कोई गेंद फेंका, बराबर, कोई गेंद ऊपर की दिशा में फेंका और वो अपने से ही वापस नीचे की दिशा में आ गई। क्यों आई? क्योंकि जमीन में गुरुत्वाकर्षण था, जमीन अपनी तरफ खींच रही है गेंद को, इसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। अभी जैसे आपने कभी किसी मैदान में झूला देखा होगा, झूले को आप ऊपर की दिशा में फेंकते हो तो वो अपने से ही नीचे की दिशा में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन की जो नीचे होता है, जमीन में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो इसी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। इस अध्याय में सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वित्व, गुरुत्वीय बल व अभिकेंद्री बल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद केपलर का नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, गुरु पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे, मुक्त पतन पढ़ेंगे, मुक्त वेग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा, किसी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है। किसी पिंड मतलब कोई वस्तु है, अगर उसके ऊपर आप बल लगाते हो तो कौन सा परिणाम होता है, ये आप जानते ही हो, बराबर। आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात है? बल का 3 प्रकार था, बराबर। न्यूटन के 3 प्रकार आपने पढ़ा ही होगा, कि कोई वस्तु एक ही जगह पे पड़ी हुई रहती है, उसको हम बल लगाते हैं तो दूसरे स्थान पे चली जाती है, या फिर जितना हम बल लगाते हैं उतनी ही दूसरी स्थान, कोई दीवार रहती है, दीवार को हम उतनी ही तेजी से मारते हैं जितना कि हमारे पास बल रहता है, बराबर। तीसरा आपने पढ़ा होगा कि कोई इंसान बैठा है, उसको हम जोर से धक्का मारते हैं। न्यूटन के 3 नियम थे, वही बल है जो न्यूटन ने 3 नियम बताए थे। अब पढ़ते गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है, एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित मतलब पृथ्वी पर दो पिंडों के बीच, दो पिंड मतलब एक ये पिंड पकड़ लो, एक दूसरा पिंड, ऐसा हो गया 2 पिंड, पिंडों के बीच ही नहीं, कपितु किन्हीं भी 2 खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त मतलब काम करता है। अभी यहाँ पे देखो, कपितु किन्हीं भी 2 खगोलीय पिंड, और यहाँ पे देखो ये 2 पिंड बोला था, यहाँ पे खगोलीय पिंड की बात किया है। इन दोनों का मतलब एक ही है। अब 2 पिंड का मतलब क्या हो गया कि आपने एक जगह पे खड़े होकर के गेंद को फेंका तो ऊपर जा करके वापस नीचे की दिशा में आ जाएगा, जमीन की दिशा में, बराबर। तो ये पहला पिंड हो जाएगा, ये दूसरा पिंड हो जाएगा। क्यों जमीन की दिशा पे आता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो होता है गुरुत्वाकर्षण होता है, के बीच भी प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त का मतलब वहां पे भी निर्माण होता है। यह हमने कक्षा 8वीं में देखा ही है। इस बल की खोज कैसे हुई उसे हम जानेंगे। अब इस बल की खोज किस तरीके से हुई उसको हम पढ़ेंगे। सर आइजक न्यूटन, ये वैज्ञानिक का नाम है, ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, यह आपको पता ही है, बराबर, यह आपने पहले से पढ़ा हुआ जाना है। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब को देखने के कारण उन्होंने यह खोज की, मतलब एक सेब का पेड़ था, उस एक पेड़ था उसके अंदर सेब लगे हुए थे, तो सेब के पेड़ के नीचे वो वैज्ञानिक बैठे हुए थे, तो उस पेड़ से कुछ फल नीचे की दिशा में गिरे, तो उन्होंने इसके ऊपर खोज की कि यह कैसे नीचे की दिशा में अपने आप ही गिर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सभी सेब लंबवत दिशा में सीधे नीचे ही क्यों गिरते? लंबवत दिशा मतलब जैसे पेड़ से की टहनी से टूटा सेब,
तो सीधा एकदम सीधी दिशा में नीचे क्यों गिरता है? यहाँ से उधर 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 क्यों नहीं जाता? इधर उधर क्यों नहीं जाता? ऊपर की दिशा में क्यों नहीं जाता? तिरछे क्यों नहीं गिरते? तिरछा मतलब यहाँ पे पेड़ है, इधर इसको बोलते हैं तिरछा ऐसा, और इसको बोलते हैं लंबवत। लंबवत का मतलब एकदम सीधा। या क्षैतिज के समांतर रेखा क्यों नहीं बनती? क्षैतिज मतलब टेढ़ा, इस तरीके से। अत्यंत विचार मंथन, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, विचार मंथन मतलब सोचना, करने के पश्चात, बहुत ज्यादा सोचने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष का मतलब रिजल्ट, कुछ खोजना, निकाला। पृथ्वी की निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती होगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको वही बताया, आकर्षण का मतलब कोई वस्तु किसी को अपनी ओर खींचना, उसे क्या बोला जाता है? आकर्षण। और जब कोई वस्तु किसी को अपनी ओर खींचेगी तो वही हो जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण। मतलब पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है? गेंद को अपनी दिशा में खींचती है, तभी वो गुरुत्वाकर्षण लगता है, मतलब कि वो अपने तरफ आकर्षित करती है। यहाँ पे वही मतलब दिया हुआ है कि पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती होगी। और इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। अभी देखो, इस आकर्षण बल की दिशा, आकर्षण बल मतलब ये पेड़ हो गया, बराबर। अभी ये पृथ्वी हो गई, ये पेड़ की टहनी हो गई, समझो ये पेड़ की टहनी हो गई, और ये उसका पेड़ हो गया, और ये जमीन हो गई। इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। पृथ्वी के केंद्र की ओर मतलब कि यहाँ से अगर सेब गिर रहा है तो सीधा लंबवत गिर रहा है, तो इसका केंद्र यहाँ पे बनेगा। जहां कहीं भी गिरेगा वो थोड़ा सा गोला तो आकार लेगा, तो उसका केंद्र जमीन की ओर होगा। वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली दिशा क्षैतिज के लंबवत होने के कारण सेब वृक्ष से क्षैतिज के लंबवत दिशा से नीचे गिरता है। वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर, वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी का केंद्र मतलब पृथ्वी की तरफ की ओर जाने वाली मतलब सेब जब गिरता है तो पृथ्वी की तरफ जाता है। क्षैतिज के लंबवत, क्षैतिज मतलब तिरछा होने के कारण यह सेब वृक्ष से क्षैतिज लंबवत दिशा में नीचे गिरता है। अब देखो यहाँ पे आकृति में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? सेब का पेड़ है, यहाँ पे गुरुत्वीय बल है, यहाँ पे एक चंद्रमा दिया हुआ है, नीचे गिरता सेब। यहाँ से एक देखो, ये वाला जो है सेब दिया हुआ है, ये नीचे गिर रहा है, और ये पृथ्वी है पूरी, ये पूरी पृथ्वी हो गई। अब क्या दिया हुआ है? आकृति 1.1 में पृथ्वी पर सेब का एक वृक्ष दिखाया गया है। यहाँ पे एक सेब का वृक्ष दिखाया गया है। सेब पर लगने वाला बल मतलब ये जो सेब है यहाँ पे, इनके ऊपर जो बल लग रहा है पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। पृथ्वी के केंद्र की दिशा में मतलब जब वहां से सेब गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सीधा नीचे गिरता है, बराबर। तो वहां पे कहीं ना कहीं तो उसका केंद्र रहेगा, तभी तो उस नीचे दिशा में आएगा। जहां गिरेगा वहीं पे उसका केंद्र बन जाएगा। अर्थात सेब के स्थान से मतलब पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लंब होता है। अब यहाँ पे अगर सेब यहाँ से टूटा, सीधा पृथ्वी की दिशा में गिरेगा, तो वो क्या रहेगा? सीधा गिरेगा मतलब लंबवत हो जाएगा। लंबवत का मतलब सीधा लंबाई में। आकृति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल भी दिखाया गया है। आकृति में दूरियां पैमाने के अनुसार नहीं दिखाई गई है। आकृति में जो दूरी है, पैमाना मतलब नाप करके इसी नहीं दिखाई गई है। न्यूटन ने सोचा कि यदि न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि यदि यह बल विभिन्न ऊंचाई पर स्थिति सेबों पर प्रयुक्त होता है, मतलब कि जैसे कि कोई पेड़ होते हैं जो छोटे होते हैं, कोई पेड़ होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन जमीन की सतह से ही कम ज्यादा रहते हैं, तो उनके हिसाब से उसकी जो गिरने की ऊंचाई रहेगी उसके ऊपर निर्धारित रहेगी। तो क्या हुआ? सेबों से बहुत दूर स्थित चंद्रमा जैसे पिंडों पर भी प्रयुक्त होता है। अभी इन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे सेब का पेड़ जमीन के ऊपर खड़ा है, और वहां से पेड़ में से सेब अगर गिरता है तो सीधा जमीन पर आता है, तो क्या यही चीज यहाँ पे देखो, स्थित
चंद्रमा जैसे पिंडों पर, चंद्रमा जैसे पिंडों मतलब चंद्रमा के ऊपर अगर कोई वृक्ष है, ये चंद्रमा पर, तो यहाँ पर भी अगर वो वृक्ष, चंद्रमा के ऊपर जो वृक्ष है, अगर उस वृक्ष में कोई फल लगाए तो क्या सीधा चंद्रमा पर आता आकर के गिरता है, ऐसा उन्होंने उन्होंने कहा। इसी प्रकार क्या सूर्य या चंद्रमा जैसे चंद्रमा से भी अधिक दूरी पर स्थित खगोलीय पिंडों पर भी प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त मतलब इसी प्रकार होता है क्या, मतलब कि जैसे पृथ्वी के ऊपर कोई पेड़ खड़ा है, वहां से फल गिरा तो सीधा पृथ्वी पर आया, उसी तरीके से अगर चंद्रमा के ऊपर कोई पेड़ है और वहां से फल गिरता है तो क्या सीधा चंद्रमा पे आता है। सूरज के ऊपर अगर कोई वृक्ष खड़ा है, वहां उस वृक्ष से अगर कोई फल गिरता है तो क्या सीधा सूरज के ऊपर आ जाता है। उन्होंने यह प्रयुक्त किया। अब देखते हैं बल व गति। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के स्थान, विभिन्न ग्रहों के गुरुत्वीय बलों से संबंधित प्रयुक्तिकरण का संग्रह कीजिए। अभी क्या करना है, बल व गति, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स एंड मोशन। बल का मतलब हम कोई वस्तु रखी हुई है बराबर, उसके ऊपर हम अपना बल देते हैं तो उससे बोला जाता है बल। अब गति, गति का मतलब होता है कि उसकी रफ्तार, किसी पिंड के वेग के परिणाम, किसी पिंड के वेग के परिणाम, पिंड मतलब कोई वस्तु, वेग मतलब उसकी रफ्तार, परिणाम मतलब उसका नतीजा, या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए। गति मतलब क्या बोला मैंने, रफ्तार, दिशा मतलब जैसे दो दिशाएं होती है, परिवर्तित मतलब परिवर्तन करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है, यह हम देख चुके हैं बराबर। उसके ऊपर बल प्रयुक्त का मतलब होता है कि उसके ऊपर लगाना, कोई काम करना, तो यह आवश्यक रहता है। यह आपने देखा ही है। न्यूटन के गति संबंधित 3 नियम कौन से हैं, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा अच्छे से जानकारी दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। न्यूटन के 3 नियम कौन से है, उसके बारे में क्या है, एक छोटी छोटी यहीं पे जानकारी बता देता हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो पिछले वीडियो में देख सकते हो, उस पूरा एकदम अच्छे से बताया हूँ। एक पहला नियम होता है कि जैसे कि कोई वस्तु कहीं पे पड़ी हुई है तो वो तब तक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी जब तक आप उसके ऊपर बल नहीं लगाएंगे। दूसरा नियम होता है कि जैसे कि आपने आपके सामने एक दीवार है, आप इसके ऊपर जोर से मारोगे तो दीवार क्या करेगी, वो भी आपको उसी तरीके से पीछे ढक लेगी, मतलब जितना जोर से आप मारोगे उसके उतना ही जोर से आपको पीछे ढक लेगी। तीसरा नियम होता है कि आप अगर कोई अभी यहाँ पे आते हैं, वृत्ताकार गति व अभिकेंद्री बल, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर वृत्ताकार गति का मतलब होता है कि कोई वृत्त रहेगा उसकी गति। अभिकेंद्री बल मतलब बीच में लगने वाला बल। अभी देखो, रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांधिए, एक रस्सी लो, उसका एक कोना पर पत्थर बांधो, रस्सी का दूसरा सिरा हाथ से पकड़ो, ये वाला सिरे को हाथ से पकड़ो, हाथ से पकड़कर नीचे दी गई आकृति में दिखाए अनुसार इस प्रकार घुमाइए कि पत्थर पर, अभी इस रस्सी को इस तरीके से घुमाओ, ऐसे गोल में इस तरीके से घुमाओ, यहाँ पे पकड़ करके इस तरीके से घुमाओ कि पत्थर एक वृत्त पर घूमे। पत्थर एक वृत्त पर घूमे मतलब कि आप इस कोने को जो है ऐसा पकड़ो कि वो जो पत्थर रहेगा ऐसा एकदम गोल घूमना चाहिए, रस्सी पूरी सीधी रहनी चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए और ऐसे गोल तरफ घूमना चाहिए वो रस्सी। उस पत्थर पर आप कुछ बल प्रयुक्त कर रहे हैं, बल प्रयुक्त कर रहे हैं मतलब कि आप जब रस्सी को घुमा रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा आप बल लगा रहे हो, बल लगा रहे हो तभी तो वो रस्सी घूम रही है। प्रयुक्त का मतलब होता है कि उसके ऊपर बल लगाना। उसकी दिशा कौन सी है, उसकी दिशा कौन सी रहेगी, मतलब कौन सी दिशा में आप बल लगा रहे हो। यह बल प्रयुक्त न होने के कारण होने के लिए आप क्या करोगे, अगर इसके ऊपर बल प्रयुक्त नहीं करोगे तो क्या करोगे आप, ऐसा करने पर पत्थर पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप उस रस्सी के ऊपर बल नहीं लगाओगे तो पत्थर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो तो नीचे ही सीधा गिर जाएगा। जब तक हमने रस्सी को पकड़ कर रखा जब तक हमने रस्सी को पकड़ कर रखा तब तक उस पत्थर को अपनी ओर अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर खींचते हैं। मतलब कि जब तक आपने रस्सी को पकड़ करके घुमाते रहे तब तक वो क्या रहता है, बीच में आप खड़े रहते हो और रस्सी ओरे ओरे घूमती रहती है चारों तरफ। तो आपका केंद्र कहाँ पे बनता है, जहाँ पे आप खड़े रहते हो। इसका अर्थ यह है कि पत्थर पर कक्षा के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त कर रहे हो। अब ये देखो, इस लाइन का मतलब है कि कक्षा के केंद्र की, कक्षा मतलब ये देखो, ये इंसान खड़ा है, इसकी ये कक्षा हो गई और ये बल प्रयुक्त हो रहा है चारों दिशाओं में। हमने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर पर हमारे द्वारा लगाया गया बल समाप्त हो गया। अगर आपने रस्सी को छोड़ दिया, ये देखो ये इंसान खड़ा है, अब यहाँ पे अगर आपने बीच घुमाते घुमाते बीच में से बल लगाना छोड़ दिया, मतलब कि उसको घुमा नहीं रहे हो, तो रस्सी क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। उस क्षण वृत्त पर पत्थर के स्थान पर पत्थर उस क्षण, क्षण मतलब समय, वृत्त पर, वृत्त मतलब गोल, पत्थर के स्थान, स्थान मतलब जगह, स्थित स्पर्श रेखा की दिशा में पत्थर फेंका जाता है। स्थित स्पर्श रेखा की दिशा में मतलब जिस दिशा में हम उसको फेंकते हैं, छूते हैं, उसी दिशा में पत्थर जाता है। मतलब आप अगर रस्सी को लेकर के, ये रस्सी आपने लिया, इसको इस दिशा में फेंक रहे हो, तो आप हाथ अगर इस दिशा में चला रहे हो तो रस्सी भी इसी दिशा में जाएगी। अगर आप हाथ इस दिशा में चलाओगे तो रस्सी भी इसी दिशा में जाएगी। तो इसका मतलब वही है कि स्पर्श रेखा की दिशा में फेंका जाता है, क्योंकि उस क्षण वह उसके वेग की दिशा होती है। उस क्षण उसके, क्षण मतलब समय, उसके वेग, वेग मतलब जो हम फेंकते गति, उसकी दिशा होती है। आपको याद होगा कि हमने ऐसा ही एक वृत्त हम पहले कर चुके हैं, बराबर। उसमें एक गोला घूमने वाली चकती डिस्क पर रखा 5 रुपए का सिक्का स्पर्श रेखा की दिशा में फेंका जाता है। ये पिछले कक्षा में आपने किया होगा। वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले पिंड, किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। यह उपर्युक्त कृति द्वारा समझा जाता है। मतलब कि ये देखो, ये वाली आकृति से आप समझ सकते हो। इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसी बल के कारण पिंड इसी बल के कारण पिंड मतलब जो हम वस्तु लिए उसको पिंड बोला गया। केंद्र मतलब जो बीच में खड़े, की ओर जाने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त मतलब उसके ऊपर निर्माण होता है। आपको पता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, अभी देखो, पृथ्वी मतलब जमीन, प्राकृतिक मतलब प्रकृति, उपग्रह चंद्रमा एक विशेष कक्षा में पृथ्वी के परितः भ्रमण करता है। अभी देखो, कक्षा मतलब, यहाँ पे कक्षा मतलब कुछ और है, ये पृथ्वी हो गई। अब कक्षा का मतलब होता है कि जो चारों तरफ चंद्रमा घूमता है उसको बोला जाता है कक्षा। परितः परिभ्रमण करता है, परिभ्रमण मतलब कि चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो है घूमता है। परितः मतलब हमेशा, अर्थात उसकी दिशा और वेग निरंतर बदलता रहता है। अभी देखो, जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन उसकी जो दिशा रहेगी वो हमेशा बदलती रहेगी। और वेग मतलब निरंतर, वेग भी हमेशा बदलता रहता है। चंद्रमा का वेग और दिशा दोनों बदलती है। तो क्या उस पर कोई बल सतत प्रयुक्त होता है, तो मतलब कि जो चंद्रमा है वो हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहती है और उसकी जो दिशा है और वेग दोनों हमेशा बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या उस पे ऊपर भी कोई बल प्रयुक्त होता है। इस बल की दिशा कौन सी होगी, जो चंद्रमा जो है पृथ्वी की चारों दिशाओं में घूम रहा है उसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रमा की गति कैसी होती। अगर उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता तो चंद्रमा की गति कैसी रहती। क्या हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह, सूर्य, अन्य सौरमंडल मतलब जो पृथ्वी, पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या है, सौरमंडल। सौरमंडल के अन्य ग्रह, ग्रह मतलब सूर्य के परितः ऐसे ही भ्रमण करते, सूर्य के परितः मतलब सूर्य के चारों तरफ इसी तरीके से घूमते। क्या उन पर भी
ऐसा ही बल प्रयुक्त होता है। मतलब कि जिस तरीके से हमने एक उदाहरण लिया कि रस्सी की सहायता से चारों तरफ पत्थर को घुमाया, बराबर। तो क्या इसी तरीके से जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, क्या इसी तरीके से उस पर भी बल लगता है? उसकी दिशा कौन सी होगी? अब उसकी दिशा कौन सी रहेगी जो पृथ्वी चंद्रमा के सूरज के चारों तरफ घूमता है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है? पिछली कृति मतलब यहाँ पे जो इसके पहले वाली आकृति थी, ये वाली पिछली कृति। उदाहरण और प्रश्नों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है। स्पष्ट मतलब पूरी तरह से समझ में आता है कि चंद्रमा भी पृथ्वी के परितः, चंद्रमा जो है पृथ्वी के परितः मतलब परितः भ्रमण करने वाला पिंड है। मतलब कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ हमेशा घूमता रहता है। परिभ्रमण का मतलब होता है घूमना। पिंड मतलब पृथ्वी हो गई। पिंड का मतलब कोई एक वस्तु। चंद्रमा को पृथ्वी के परितः, चंद्रमा जो है पृथ्वी के परितः उसकी कक्षा में घूमते हुए, उसकी कक्षा में घूमते हुए मतलब पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए रखने के लिए उस पर बल प्रयुक्त होना आवश्यक है। मतलब कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है उसके ऊपर बल लगेगा तभी तो अब घूम रहा है ना। इसीलिए बोला है कि प्रयुक्त होना आवश्यक है और यह बल पृथ्वी ही प्रयुक्त करती होगी। यह जो बल है वो पृथ्वी ही प्रयुक्त करती होगी। मतलब कि चंद्रमा जो चारों तरफ घूम रहा है पृथ्वी के, तो चंद्रमा पूरी तरह से बल नहीं लगाता, पृथ्वी लगाती है चंद्रमा को घुमाने के लिए और चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती होगी। मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा घूम रहा है वो पृथ्वी इसके ऊपर बल लगाती होगी चंद्रमा के ऊपर, तभी वो चारों तरफ घूम रही है और चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी भी, इसी प्रकार सूर्य सूर्य भी पृथ्वी के अन्य सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कि सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है, बराबर। तो इसी प्रकार उसने कहा है कि पृथ्वी को भी सूरज जो है, सूरज जो है पृथ्वी को भी आकर्षित करता होगा अपनी तरफ, तभी ये पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब आते हैं केपलर के नियम। प्राचीन काल से, प्राचीन मतलब बहुत पुराने समय से मनुष्य ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करते आया है। ग्रहों की स्थिति मतलब उनके बारे में पढ़ते हुए आया है, उनके बारे में कुछ न कुछ जानकारियां प्राप्त करते हुए करता रहा है। गैलीलियो ये वैज्ञानिक थे कि पहले ये निरीक्षण केवल आंखों से ही किए जाते थे। गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परीक्षण किया था इसके पहले। अब ये जो गैलीलियो है ना, एक दूरबीन की तरह भी होता है, उसको देखने में भी अभी उसको देखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे चंद्रमा को देखना है, तारों को देखना है, तो उन सारी चीज़ों में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके पहले लोग, जब वो नहीं था तो लोग क्या करते थे, अपने आंखों से ही देखते थे चंद्रमा को, ग्रह को, तारों को। 16वीं शताब्दी तक ग्रहों की स्थिति, ग्रह मतलब चंद्रमा, सूरज, ये सब, स्थिति मतलब उनके बारे में, गति विषय बहुत सी जानकारी उपलब्ध हुई थी। 16वीं शताब्दी में भी कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत सारी इसके ग्रहों के बारे में जानकारियां प्राप्त किया था। योहानस केपलर नाम के वैज्ञानिक, इनका नाम है वैज्ञानिक का, ने इस संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। संपूर्ण मतलब पूरी तरह, जानकारी मतलब उसके बारे में पता करके समझा उन्होंने। उन्हें यह ज्ञात हुआ मतलब पता चला कि ग्रहों की गति, ग्रह मतलब कि चंद्रमा, सूरज की गति के कुछ विशिष्ट नियम है। उसके विशिष्ट मतलब कुछ उनके खास नियम है। उन्होंने ग्रहों की गति संबंधित 3 प्रतिपादित किए। ग्रहों के बारे में उन्होंने 3 नियम बताया। केपलर के नियम नीचे दिए गए। अब कौन से उनके 3 नियम है वो देखते हैं। केपलर का पहला नियम क्या है? ग्रह की कक्षा दीर्घ
वृत्ताकार होती है, जो ग्रह होती है उसकी कक्षा कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार, तथा सूर्य उस पर कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है, एक नाभि पर स्थित होता है। यहाँ पे देखो, ये सूरज हो गया, बराबर, ये ग्रह हो गया। तो दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ मतलब ये देखो, ये पूरा दीर्घ वृत्ताकार है, तथा सूर्य उस पर कक्षा के, सूरज जो है ये लाल वाला सूरज है, कक्षा के नाभि पर, नाभि मतलब बीच में, ये देखो यहाँ पे एक दीर्घ वृत्ताकार ले लिया, एक यहाँ पे सूरज ले लिया, तो इसके नाभि के ऊपर स्थित है, मतलब वहां पे रुका हुआ है, मौजूद है। आकृति में ग्रह की सूर्य के परितः, आकृति में सूर्य परितः भ्रमण परिभ्रमण की दीर्घावृत्त कक्षा दिखाई गई है। ये देखो सूरज के चारों तरफ ग्रह दिखाए गए। सूर्य की स्थिति एस, इसको एस नाम दिया गया है, द्वारा दर्शाई गई है। अभी देखो केपलर का दूसरा नियम, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, ये जो ग्रह है, ये से जोड़ने वाली सूर्य की रेखा, मतलब ये जो रेखा है, समान समयावधि से, समान समयावधि में समान क्षेत्र वाली व्याप्त करती है। अभी इसको जो रेखा जोड़ रही है, उस दोनों जो है समान समयावधि है। ए बी सी डी ग्रह के द्वारा, ए बी मतलब ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए बी हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ग्रह के द्वारा समान समयावधि में तय की गई दूरियां हैं। इसका मतलब यह है कि जो ग्रह है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी तय कर रहा है, वही यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी तय कर रहा है, दोनों की दूरी समान है। अर्थात समयावधि के पश्चात ए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सी के पास के ग्रह के स्थान पर, ए और सी, ये वाला सी हो गया, सी के पास के स्थान पर ग्रह के स्थान बी तथा डी के द्वारा दिखाए गए हैं। आकृति में ए एस मतलब यहां से लेकर के यहां तक सूरज के बीच की दूरी, वह सी एस मतलब इस स्थान से लेकर के स्थान की दूरी, मतलब दूसरा जो ग्रह है उस स्थान से लेकर के सूरज के बीच की दूरी। ये सीधी रेखाएं एक समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है, मतलब कि ये जो दूरी है सी एस की और सी ए एस और सी एस की दूरी दोनों ही समान है, अर्थात ए एस बी सी एस डी का क्षेत्रफल समान है। ए एस बी मतलब ये वाला पूरा क्षेत्रफल, सी एस डी मतलब ये वाला क्षेत्रफल, दोनों कैसे समान है। केपलर का तीसरा नियम, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, सूर्य आवर्ताकार वर्ग ग्रह की सूर्य से औसतन दूरी के घन के समानुपाती होता है, मतलब कि समान होता है, समानुपाती मतलब समान। अर्थात अगर ग्रह का आवर्तकाल यह टी होगा, मतलब कि जो घूमने वाला है उसको टी ले ले समय, और सूर्य से उसका औसतन अंतर आर, अंतर मतलब दोनों के बीच की दूरी को आर ले ले, तो टी घाते 2 और आर घाते 3, अर्थात टी घाते 2 बटे आर घाते 3, स्थिति बराबर के, स्थिति को के मान लिया। केपलर ने ये नियम केवल नियमित रूप से निरीक्षण करके ग्रहों के स्थानों का मापन करके खोजे। उन्होंने जो है इसके बारे में स्थिति को देख करके ही बताया था नियम, मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो घूम रहे ग्रह, उनकी स्थिति को देख करके ही यह नियम उन्होंने बताया था।
ग्रह इन नियमों का पालन करते हैं। ग्रह जो है इनके नियम का पालन करते हैं, इसीलिए हमेशा चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसका कारण उन्हें ज्ञात नहीं था। गुरुत्वीकरण का नियम प्रतिपादित करते समय केपलर के नियम किस प्रकार सहायक हुए? सहायक मतलब किस तरीके से उन्होंने मदद किया, यह आगे हम आगे देखने वाले हैं। तो इसके आगे का जो है मैं अगले वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। इस वीडियो इसकी अभी तक के लिए इतना ही।